हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और आज है इसका लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो सबसे पहले तो पिछले 5 लेक्चर्स में हम क्या डिस्कस कर चुके हैं उसे मैं तुम्हें शुरुआत के 2 से 3 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था सर? इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था एटम्स का मतलब, मॉलिक्यूल्स का मतलब, थोड़ा आइडिया लिया था, मतलब जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब तो पता होना चाहिए ना हमें। उसके बाद फिर हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी डिटेल इंट्रोडक्शन करी कि इंडियन फिलोसोफर्स का इसके बारे में क्या कहना है, ग्रीक फिलोसोफर्स का इसके बारे में क्या कहना है, फिर साइंटिस्ट्स ने कैसे इसकी खोजबीन शुरू की, कैसे उनकी एंट्री हुई, इन सब चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में, ये 2 कैसा बन गया? अरे गंदा सा बन गया सर, ठंड लग गई इसको। अरे गर्मी में ठंड कैसे लग सकती है भाई। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, मैंने बताया था कि लॉज होते हैं साइंस में कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए, जैसे कि इसमें ये लॉज थे केमिकल कॉम्बिनेशंस के लिए। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा केमिकल्स का, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स वगैरह का कंबाइन होना, जुड़ना और कुछ नया प्रोडक्ट बना देना, इसको कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 2 लॉज आते थे। पहला आते हैं मतलब अभी भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, जिसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी कहते हैं। और इसमें से ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का टॉपिक और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का टॉपिक डिटेल में लेक्चर 2 में डिस्कस हुआ। ये दूसरा लॉ जो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया लेक्चर नंबर 3 में। और हाँ, लेक्चर 2 में हमने इस लॉ को समझने के लिए एक्टिविटी 3.1 का भी सहारा लिया था, यानी वो भी की थी हमने। उसके बाद लेक्चर नंबर 4 में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस किया कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, जॉन डाल्टन कौन थे जिन्होंने ये एटॉमिक थ्योरी दी, आखिर एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, और इसके कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास जिन्हें कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स, उन्हें भी डिस्कस किया था हमने। लेक्चर 4 में ये किया। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 5 में हमने व्हाट इज एन एटम नाम के टॉपिक को डिस्कस किया। पर सर आप तो कह रहे हो कि इंट्रोडक्शन में आपने करवा दिया था, बताओ एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अरे वो तो मैंने आइडिया दिया था ना। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं उस चैप्टर के नाम का मतलब तुम्हें बताता हूं, ताकि तुम्हें थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाए, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि उस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। पर तुम्हारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिटेल में, एक्चुअल में एटम होता क्या है वो मैंने लेक्चर 5 में बताया था, बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही आराम से। एटम का साइज कैसे मेजर किया जाता है, किस यूनिट में मेजर किया जाता है, ये सब कुछ हमने एटम के बारे में यहां पर पढ़ा था। एटम एक्चुअल में होता क्या है, सब कुछ डिटेल में। और आज के लेक्चर नंबर, ये कैसा साइन है सर हाइफन का? अरे ऐसा यार, सही तो लगाया, तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। देखो मैंने वो इरेज कर दिया, मुझे पता है यार, बुरा मत मानना। लेक्चर नंबर 6 में आज हमने क्या पढ़ना है? आज लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ना है उन्हीं एटम्स को, जिन एटम्स के बारे में हमने लेक्चर 5 में पढ़ा डिटेल में, उन एटम्स को आज के दिन में, मॉडर्न डेज में, नए जमाने में कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, तो उन सिंबल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उन सिंबल्स को देने की शुरुआत किसने करी, कैसे वो सिंबल्स पहले थे, और आज किस तरह के सिंबल एलिमेंट के लिए, एटम के लिए यूज किए जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो ये थी पूरी रिवीजन अभी तक हमने जो भी कर लिया है। अब इसके आगे हम आज के लेक्चर से डिटेल में करना शुरू करने वाले हैं। इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो। चलो अब हम शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, जो कि है
कि आज के इस मॉडर्न डे में, नए दिनों में, नए ज़माने में हम कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को किन सिंबल्स से बताते हैं, दर्शाते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन सभी एटम्स के लिए कुछ सिंबल्स दिए। पहली लाइन क्लियर। दूसरी, अब इन्होंने जिन भी एलिमेंट के एटम के लिए जो सिंबल्स दिए थे, वो सिंबल्स सिर्फ उस एटम को नहीं दर्शाते थे, बल्कि यानी कि सिर्फ उस एटम को ही नहीं दर्शाते थे, बल्कि ये भी बताते थे कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो कितनी मात्रा में है। तो यानी फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और इस हाइड्रोजन नाम के एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स होने वाले हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन के लिए इन्होंने कोई भी सिंबल दिया तो वो सिंबल ये बताएगा कि वो सिंबल हाइड्रोजन के एक एटम का है। 1 एटम लिखा भी हुआ है, ये उसकी मात्रा बताएगा। दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा, फिर उसके बाद बर्जिलियस नाम के एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि ये जो सिंबल्स बनाए जा रहे हैं, ये उस एलिमेंट या एटम जिसका वो सिंबल है उसके नाम में यूज होने वाले 1 या 2 लेटर्स से बनाए जाने चाहिए। ठीक है, उन्होंने सजेस्ट किया था, अपनी सजेशन दी थी सिर्फ। अब ये तो ऑब्वियस ही बात है कि साइंस में अगर कोई एक साइंटिस्ट किसी चीज़ को डिस्कवर करता है, इन्वेंट करता है या कुछ भी बनाता है, तो दूसरा साइंटिस्ट उसमें सजेशंस देता है, कमियां निकालता है और उस चीज़ को और ज़्यादा आगे इम्प्रूव करता है जब भी अगर उसे कोई फ्लॉ दिखता है उस चीज़ में। तो ये तो साइंस में होता ही रहता है। अब इतनी 3 चीज़ें आई होप क्लियर हो गई हों। उसके बाद पेज नंबर 28 पे, तुम्हारी साइंस की एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 28 पे एक फिगर है 3.3 जिसका नाम है सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। यानी कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं जो डाल्टन ने दिए थे वो इस फिगर में दिए हुए हैं। तो तुम चाहो तो ये जाके देख सकते हो, तुम्हारी बुक में फिगर 3.3 पेज नंबर 28 पे है, अगर तुम्हारे पास इसी साल की न्यू एनसीईआरटी बुक है तो। ठीक है, बाकी डाल्टन जी ने किस एलिमेंट के लिए क्या सिंबल दिए थे वो यहां दिए हुए हैं। पर एक बात तुम्हें बता दूं कि उस टाइम पर डाल्टन जी ने जो सिंबल दिए थे, जो इस फिगर में भी दिए हुए हैं, आज हम उन सिंबल्स को यूज नहीं करते हैं। आज हम दूसरे अलग सिंबल्स यूज करते हैं एटम्स के लिए। वो कौन से करते हैं आगे की चर्चा में तो मैं बताऊंगा, पर फिलहाल ये जो हिस्ट्री है सिंबल्स के बारे में कि कैसे आए, किसने पहली बार दिए, क्या सजेशन उन्हें मिली, ये सब जानना भी जरूरी है क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दिया है। और इस साल तो यार तुम्हारे जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूडेड हैं। अगर तुमने सिलेबस देखा हो तो, अगर तुमने सीबीएसई की साइट में जाके थोड़ा बहुत एनालाइज किया हो अपने सिलेबस को, अपने एग्जाम पैटर्न को, तो उस चीज़ में तुम्हारी एनसीईआरटी की हर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है पढ़नी, तो छोड़ना नहीं है कुछ भी। इस पेज का रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा इस टॉपिक के अंडर कि डाल्टन सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के लिए सिंबल्स दिए। उन्होंने कहा कि वो जिस भी एलिमेंट के, जिस भी एटम का कोई भी सिंबल दे रहे हैं, वो सिंबल ये दर्शाता है कि वो उस एलिमेंट के एक एटम का सिंबल है। उसके बाद बर्जिलियस नाम के एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये सजेस्ट किया, ये सजेशन दी अपनी कि जो सिंबल्स होंगे या होने चाहिए वो जिस एलिमेंट का सिंबल है या जिस भी एटम का सिंबल है उसके नाम के 1 या 2 लेटर या 1 या 2 अल्फाबेट से मिलकर बना होना चाहिए। ठीक है, और डाल्टन साइंटिस्ट जी ने उस टाइम पर कुछ एलिमेंट्स को क्या क्या सिंबल दिए थे वो तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 28 की फिगर 3.3 में दिए हुए हैं। और वो तुम्हें याद करना जरूरी नहीं है क्योंकि वो सिंबल्स हम आज के टाइम पे अभी यूज नहीं करते हैं। तो सर आपने ये क्यों लिखा मॉडर्न डे में आज के टाइम पे? अरे तो वो हम अभी देखेंगे ना। आज के टाइम पे हम क्या यूज करते हैं उसे बताने से पहले ये बताना भी तो जरूरी है ना कि पहले क्या यूज किया करते थे, है ना। हर चीज की हिस्ट्री भी जाननी जरूरी होती है, उसके बाद आज की चीज में आओ। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इतना तुम नोट करना चाहो तो कर सकते हो।
आगे बढ़ते हैं। और पहला पेज देखने के बाद तो यार मतलब सभी बच्चे ना थोड़ा क्यूरियस हो गए होंगे, थोड़ा उत्सुक हो गए होंगे इस चीज़ को जानने के लिए कि यार सर जल्दी बता दो ना कि एटम्स के लिए कौन से सिंबल्स आज यूज़ किए जाते हैं सर, बताते क्यों नहीं हो आप। अरे बताऊंगा यार, थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। अभी कुछ बातें और जाननी है अपने को, तो चलो पहले वो जानते हैं। ठीक है, ऊपर वही लिखा हुआ है टॉपिक। उसके बाद शुरुआत में जब एलिमेंट्स को ढूंढना शुरू किया गया था, जब एलिमेंट्स मिले थे, तो एलिमेंट्स के जो नाम थे वो रखे जाते थे उन जगहों के नाम पर जहां पर इन्हें पहली बार ढूंढा गया था। पहले एग्जाम्पल के तौर पे जो कॉपर नाम दिया गया था एक एलिमेंट को, वो दिया गया था सिप्रस नाम से। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनका नाम जो है कई कलर्स पे रखा गया था, जैसे कि गोल्ड एक एलिमेंट है। अब गोल्ड वो जो नाम है एलिमेंट का, मैं फंबल मार गया, जो गोल्ड एक एलिमेंट का नाम है वो एक इंग्लिश वर्ड से लिया गया है। गोल्ड क्या है? एक इंग्लिश वर्ड ही तो है। कई एलिमेंट्स का, कई एटम्स का जो नाम है वो कुछ कलर्स पे भी रखा जाता है, जैसे कि गोल्ड एक एलिमेंट का नाम है। गोल्ड एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है येलो। अब वो जो एलिमेंट मिला है जिसका नाम गोल्ड रख दिया, वो येलो कलर का था ना, तो इंग्लिश में येलो का एक और वर्ड है। मतलब एक ही चीजों के लिए दो दो वर्ड होते हैं ना इंग्लिश में, दो तीन या और भी कई सारे वर्ड। जैसे कि अगर मैं कहूं कि तुम एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि तुम एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो, ये भी कह सकता हूं कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ये भी कह सकता हूं एक सुपर्ब स्टूडेंट हो। मतलब बहुत सारी सेम चीज के लिए अलग अलग वर्ड्स। तो ऐसे येलो कलर के लिए एक और वर्ड गोल्ड भी था, तो बस गोल्ड नाम रख दिया एक और का। आज के ज़माने पे गोल्ड जो है वो उसको एक अलग सिंबल से दिखाया जाता है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, पर फिलहाल उस टाइम पे गोल्ड रख दिया था सिर्फ, क्योंकि वो येलो कलर का था और इंग्लिश में येलो का मतलब गोल्ड भी होता है, तो बस वही रख दिया। तो ऐसे नाम रखे जाते थे। पर आज के दिनों में, नाउअडेज, आज IUPAC जो कि एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई का मतलब इंटरनेशनल, यू मतलब यूनियन, पी मतलब प्योर, ए मतलब अप्लाइड, सी मतलब केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि जितने भी एलिमेंट्स के नाम, सिंबल्स, यूनिट्स हैं वो यही अप्रूव करती है, यही परमिशन देती है कि अब इस चीज का नाम यही होना चाहिए। क्योंकि इसके अप्रूवल के बिना, इसकी परमिशन के बिना किसी भी एलिमेंट का आज कोई भी नाम ऐसे ही नहीं रख दिया जा सकता जैसे पहले रखा जाता था। क्योंकि पहले तो ऐसा था ना, जब जिस जगह पे वो मिला वो नाम रख दो, कोई भी कलर है जिसके भी कलर का नाम उससे मैच करता है वो कलर का नाम रख दो। ऐसा अब नहीं होगा। इनकी परमिशन के बिना किसी भी एलिमेंट का कोई भी नाम, कोई भी सिंबल, कोई भी यूनिट नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो इस पेज में मैंने क्या क्या बताया है? वैसे मैं पेज बोल रहा हूं पर एक्चुअल में ये पेज नहीं है, ये बोर्ड है। क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इस स्लाइड में हमने ये किया, तो इसीलिए मैं पेज बोल देता हूं। वैसे पेज थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा कर देते हैं, ये बोलते हैं वीडियो के इस पार्ट में। ठीक है, ये तो ठीक है। तो वीडियो के इस पार्ट में तुमने देखा, फिल्म जैसा लग रहा है, कि बिगिनिंग में, शुरुआत में जो एलिमेंट्स के नाम हैं वो उन जगहों के नाम पर रखे जाते थे जहां पर वो पहली बार ढूंढे गए हों। एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर का नाम सिप्रस से रखा गया। उसके बाद कलर्स पर भी नाम रखे जाते थे कई एलिमेंट्स के। जैसे एक एलिमेंट मिला, वो येलो कलर का था और इंग्लिश में येलो का मतलब एक और भी होता है, एक और वर्ड भी होता है येलो के लिए, दैट इज गोल्ड। तो वही गोल्ड भी रख दिया किसी एक एलिमेंट का नाम। पर आज के दुनिया में, आज के दिनों में, नाउअडेज ऐसे नाम नहीं रखे जाते बेटा जी। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये ए बड़ा कर देना। ठीक है, इनकी परमिशन के बिना, इनके अप्रूवल के बिना किसी भी एलिमेंट का कोई भी नाम, सिंबल, यूनिट नहीं रखा जा सकता है अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो यार फिर देखो, किसी एलिमेंट का नाम समझ लो, मेरे को कोई एलिमेंट मिला, उसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया, उसको पकड़ के मैं तो इसका नाम आलू रख दूंगा फिर
ऐसा थोड़ी होता है कि किसी का भी नाम आलू रख दो तो फिर IUPAC कहेगा आलू क्यों रखना है जी, मैं कहूँगा बस मुझे अच्छा लगता है इसलिए। ऐसा थोड़ी होता है, कोई जेन्युइन रीज़न देना पड़ेगा ना उसका नाम वो क्यों रख रहे हो यार, है ना। तो फिलहाल वीडियो के इस पार्ट में हमने इतनी चीज़ें देखी हैं, अभी और चीज़ें आगे पढ़ेंगे। अभी तो हमने ये भी पढ़ना है ना कि आज क्या सिंबल यूज़ करते हैं हम एटम के। चलो नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला टॉपिक अब हम करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक नहीं, मतलब टॉपिक तो यही है, पर अब आगे बढ़ते हैं। जितना पढ़ लिया उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर जो एटम्स या एलिमेंट्स होते हैं उनके जो सिंबल्स हैं, सारे नहीं पर ज़्यादातर उनके जो सिंबल्स हैं वो उसी एलिमेंट या एटम के नाम के शुरुआत के एक या दो लेटर से मिलके बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं आप सीधा। आज हम कौन से एटम्स, मतलब कौन से सिंबल यूज़ करते हैं एटम्स या एलिमेंट्स के लिए, अब वो जानने का समय आ चुका है, ठीक है। तो देखो, हाइड्रोजन के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं H, यानी इसी के नाम का पहला लेटर, पहला अल्फ़ाबेट। एल्यूमिनियम के लिए हम यूज़ करते हैं Al, इसी के नाम के पहले के दो लेटर या अल्फ़ाबेट, ठीक है। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर तुम्हें किसी एक एलिमेंट या एटम का सिंबल दिखाना है तो उसमें अगर दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो दूसरा वर्ड जो है वो स्मॉल होना चाहिए और पहला कैपिटल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम पहले वाला कैपिटल डाल दो दूसरा भी कैपिटल डाल दो, ये गलत हो जाएगा। एल छोटा होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। उसके अलावा ऐसा भी ना हो कि तुम दोनों छोटे कर दो AL, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। या ऐसा ना हो कि तुम पहला छोटा कर दो दूसरा बड़ा कर दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, पहला बड़ा दूसरा छोटा, ध्यान रहे। उसके बाद कोबाल्ट की बात करते हैं। कोबाल्ट को वैसे ही जैसे मैंने बताया, पहला बड़ा दूसरा छोटा, कोबाल्ट। अब क्लोरीन में ऐसे नाम नहीं रखा जाएगा जैसा हमने इन तीनों में रखा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ज़्यादातर जो एटम्स या एलिमेंट्स हैं उनके नाम ऐसे रखे जा सकते हैं पर सबके नहीं। ज़्यादातर के रखे जा सकते हैं पर सबके नहीं। तो जो इन ज़्यादातर में नहीं आता उनमें से एक क्लोरीन भी है, क्योंकि क्लोरीन का सिंबल इसका पहले वाला लेटर C तो है पर इसके साथ जुड़ा हुआ लेटर उसके साथ वाला H नहीं है, L है, यानी इसका सिंबल Cl है। उसके बाद जिंक का सिंबल Zn है, Z बड़ा N छोटा, यहाँ पे C बड़ा L छोटा। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स या एटम्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनका जो नाम है उसके रिलेटेड उसका कोई सिंबल होता ही नहीं है। जैसे आयरन का एग्जांपल लेते हैं। आयरन जो है, या आयरन, सोडियम, पोटेशियम, या और भी ऐसे कई सारे एलिमेंट्स एटम्स होते हैं जिनके नाम लैटिन, जर्मन या ग्रीक के वर्ड्स के ऊपर रखे जाते हैं। एग्जांपल ही लेते हैं ना, आयरन, आयरन का नाम रखा जाता है Fe। Fe कैसे? Fe जो है एक लैटिन वर्ड फेरम से आया है। सोडियम को रिप्रेजेंट किया जाता है, या सोडियम का सिंबल है Na, पहला बड़ा दूसरा छोटा, पहला बड़ा दूसरा छोटा, Na मतलब नेट्रियम। ये भी इन्हीं वर्ड्स में से एक वर्ड है। उसके बाद पोटेशियम को K से डिनोट किया जाता है, K से दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। K पोटेशियम का सिंबल है जिसका मतलब है केलियम। तो हमारे पास जो है एलिमेंट्स, एटम्स बहुत सारे हैं और उन सभी को अलग अलग तरह के सिंबल से दिखाया जाता है। कई एलिमेंट्स को उसी के नाम के पहले या पहले दो लेटर से दिखा दिया जाता है, कईयों को उसके पहले और बीच के किसी भी एक लेटर से दिखा दिया जाता है, और कईयों का तो लैटिन, जर्मन या ग्रीक वर्ड के नाम से उसका सिंबल रखा गया है। जैसे आयरन का Fe, सोडियम का Na, पोटेशियम का K। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट का सिंबल क्या है? तो भाई ये चीज़ तुम समझ नहीं सकते हो, तुम्हें ये याद करनी पड़ेगी, रट्टा मारनी पड़ेगी, घोट के पीनी पड़ेगी। जिस भी तरह से याद करना है करो, पर ये जो पेज नंबर 29 पे, तुम्हारी NCERT के पेज नंबर 29 पे टेबल दिया हुआ है 3.1, जिसकी हेडिंग है सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स, 27 एलिमेंट्स उसमें दिए हुए हैं और उनके सिंबल भी दिए हुए हैं। तुम्हें ये सब याद करने होंगे,
मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी करो, रट्टा मारो, घोट के पी जाओ, जो मर्जी करो, याद करो बस, क्योंकि इनका आगे यूज होने वाला है। तो इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, जिनके सिंबल्स उसी के नाम के पहले एक या दो लेटर हों। जैसे कि हाइड्रोजन का होता है H, एल्यूमिनियम का होता है Al, कोबाल्ट का होता है CO। पहला लेटर बड़ा, दूसरा छोटा, पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल। उसके बाद क्लोरीन, कई ऐसे भी होते हैं जिनके नाम के जो पहले दो लेटर हैं उनसे नहीं बना होता। जैसे पहला एक लेटर ले लिया, दूसरा लेटर बीच से कोई हो। क्लोरीन का जैसे Cl होता है, जिंक का Zn होता है, Z पहले वाला ले लिया और N बीच में से ले लिया, ऐसे भी होता है। कई एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका जो सिंबल है वो किसी लैटिन, ग्रीक या जर्मन वर्ड के ऊपर रखा गया हो। जैसे एक लैटिन वर्ड है फेरम, वहीं से Fe वाला उठा के आयरन का नाम रख दिया। पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल, ये तो पहले मैंने बता दिया। सोडियम का Na, पोटेशियम का K, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, नोट कर सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ। तो इसी के साथ तुम्हारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। और तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में अगर तुम ये टेबल देखोगे ना, तो उसके नीचे लिखा होगा कि तुम इस टेबल को याद करने के लिए इतने ज़्यादा टेंशन में मत आओ, क्योंकि जब तुम इन एलिमेंट्स के सिंबल्स का यूज़ आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करते जाओगे तो तुम्हें जो अपने आप याद हो जाएंगे, ऐसा उसमें लिखा है। पर मेरी अगर मानो, मेरी सजेशन अगर मानते हो, तो मैं कहूँगा कि यार तुम उसको याद करने की टेंशन लो, याद करो, क्योंकि आगे जब ये यूज़ होंगे वैसे वैसे अगर तुम इसको बार बार लिख के देखोगे भी ना, तब भी हो सकता है याद हो जाए। पर अगर तुमने पहले से ही उसे याद कर रखा होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तुम्हें बार बार देखना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा कि वो एलिमेंट का सिंबल क्या था। तो इसीलिए याद करो, लिख लिख के याद करो, बार बार पढ़ पढ़ के याद करो, पर करो। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से, लेक्चर नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारा टॉपिक एटॉमिक मास। ठीक है, यानी एटम का जो मास, एटम का जो भार है, क्या होता है, कैसे नापते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए अगर तुम इस चैनल पर नए हो और आज तुमने मेरी ये पहली वीडियो देखी है, तो तुम्हें इस चैनल के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर देखना है, इसकी 1 शॉट वीडियोस देखनी है, इसके डिटेल्ड लेक्चर देखने हैं, तो वो सब इसी चैनल पर अपलोडेड हैं। उनके लिए एक अलग प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, एवीएम स्टडी हब के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में तुम जाओ, जाकर देख सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी क्लास 9th साइंस के अलावा क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल भी कंप्लीट हो रखा है। हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ कवर करवा रखा है, और उनकी प्लेलिस्ट भी वहीं पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में बनी हुई है, जिसमें उसको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में बांटा गया है, और उस प्लेलिस्ट में उस चैप्टर के लेक्चर्स को लाइन वाइज, ऑर्डर वाइज अरेंज किया हुआ है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसे देखने में। ठीक है, 1 शॉट वीडियोस के लिए अलग है, चैप्टर वाइज तो बनी ही हुई है, क्या ही टेंशन है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, पढ़ो, मौज करो, और बस अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते हुए अपने लिए भी टाइम निकालो, और अपने अंदर का बच्चा कभी मरने मत देना यार। ठीक है, अभी फ़िलहाल आज का ये लेक्चर कंप्लीट। चैनल पे जो जो रिसोर्सेज है वो भी तुम्हें दे दिए हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ। थोड़ा अटक गया गला बोलते बोलते। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। और एक चीज़ कहनी भूल गया, कमेंट कर देना, अच्छा सा कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। अब पक्का बाय बाय बाय, जाओ पढ़ लो।